हिंदुस्तान अखबार सोमवार 15 जून 2026। बद्री नारायण जी का पहला लेख है, सियासत में शिक्षा का मुद्दा बन जाना। भारत में शिक्षा का क्षेत्र दिन व दिन राजनीतिक होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़े अब कोई भी मुद्दा या विवाद सोशल मीडिया से होते हुए विपक्ष को गोलबंदी की राजनीति से जुड़ जाता है। पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन, नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे मुद्दे राजनीतिक गोलबंदी का रूप ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अगर गहराई से देखें तो यह परिघटना भारतीय राजनीतिक के लोक में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का सूचक है। पहले प्रायः विकास के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं या रोटी कपड़ा मकान, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे विषय केंद्रीय विपक्ष की राजनीति गोलबंदी के मुद्दे बनते थे। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सत्ता विरोधी राजनीति के स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, वस्तुतः पिछले दशकों में सरकारों ने आधारभूत संरचनाएं जैसे राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी से जुड़े विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरा कारण यह है कि विकास की अवधारणा अब काफ़ी व्यापक हो गई है। यह अब सर्वांगीण मानव विकास के रूप में हमारे समक्ष आई है। इस सर्वांगीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे मुद्दे धीरे धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसलिए शायद विपक्ष अब महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को उछालने के साथ ही मानव विकास के अन्य मानकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के विषय में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता भविष्य तलाश रहा है। इसका अहम पहलू यह भी है कि देश में युवा आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश माना जाने लगा है। जाहिर है यहाँ बड़ी संख्या में युवा मतदाता बन रहे हैं, अतः युवा और महिला राजनीतिक गोलबंदी के केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। वैसे तो छात्र व युवा हमेशा से राजनीति में गोलबंदी की जाते रहे। पिछली सदी के 1970 से 80 के बीच हो रहे अनेक छात्र आंदोलन सत्ता विरोध की धुरी के रूप में विकसित किए गए थे। अब साइबर स्पेस में जी रहे जैन जी की वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर गोलबंदी करना विपक्ष को ज़्यादा आसान लग रहा है। इससे सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी व सक्रिय सेना उपलब्ध है। दरअसल आभासी दुनिया में आत्मरक्षा से ज़्यादा आरोप और आक्रामकता की भाषा लोकप्रिय होती है। इन दो कारणों के साथ कुछ ऐसे तात्कालिक कारण हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की वर्तमान शिक्षा मंत्री और सरकार को लक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। कांग्रेस इस वक्त अपने राजनीतिक संगठन, प्रभाव और ज्ञान यूनिवर्स को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो आज़ादी से अब तक स्कूल व उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रभावी रहकर शिक्षकों व छात्रों की में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा है। कांग्रेस अनुप्रेरित भारत की रूपरेखा और अर्थ जिसमें धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या, बहुलता की कांग्रेस सोच और अन्य अवधारणाएं भारतीय शिक्षा का मूल आधार रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नीति शिक्षा 2020 ने भारतीय शिक्षा के ज्ञान यूनिवर्स में भारत के उस अर्थ को विस्थापित कर परंपरा एवं आधुनिकता के संतुलन, समन्वय, विविधता में एकता की जगह एकत्व में विविधता के ज्ञान लोक को अनेक अनुशासनों के प्रशिक्षण व विमर्शों में प्रेरणा प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मंत्री स्वाभाविक ही इस रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बदलाव के परिणामों को शायद भाप रहे हैं, इसलिए वह लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों के नए बदलाव पर हमलावर रहते हैं। एक गौर करने वाला दिलचस्प पहलू यह भी है कि
इधर एक अनेक राज्यों में विपक्ष को जो चुनावी पराजय मिली है, उनमें से कई में शिक्षा मंत्री की अहम भूमिका देखी गई है। भारतीय युवाओं में असंतोष को आज विपक्ष अपनी गोलबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देख रहा है। छात्र इस युवा वर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा से जुड़ा कोई भी विवाद उसमें अपने भविष्य के को लेकर भय पैदा कर सकता है। दुनिया के अनेक बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि वह संशय के इर्द गिर्द गोलबंदी सत्ता की लड़ाई में अत्यंत प्रभावी होती हैं। शिक्षा मंत्रालय नीट पेपर लीक और सीबीएसई उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में गड़बड़ी समस्याग्रस्त हुई छवि को सुधारने के लिए छात्राओं व युवाओं में विश्वास बहाली की योजना पर कार्यरत है। इसलिए वह आगामी नीट परीक्षा को अचूक तरीके से अपने संपन्न कराने व सीबीएसई मूल्यांकन के लिए जरूरी व्यवस्था करने और उसकी सूचना ठीक से छात्रों व अभिभावकों तक पहुंचाने में लगा है। नीट की पुनर्परीक्षा में पेपर लीक होने की किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वायुसेना का सहयोग मांगा है। निसंदेह इसके पीछे छात्रों की किसी भी आशंका को मिटाने की मंशा है। इससे तंत्र में प्रति विश्वास की पुनर्बहाली होगी। भारतीय राजनीति की मौजूदा दिशा को देखते हुए यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आने वाले दिनों में शिक्षा क्षेत्र और ज़्यादा राजनीतिक होता जाएगा। विपक्ष पार्टियां हर ऐसे अवसर के दोहन के लिए उत्सुक होंगी जो उनके छात्रों और युवाओं को अपनी ओर खींचने में मदद कर सके। दूसरी तरफ सरकारें हर क्षण मजबूत करने के अपने मिशन को तेज करेंगी। भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिन पर संसद व विधानसभाओं से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है। अगला लेख है वीरांगनाओं को सलाम। देश की आधी आबादी के लिए यह सचमुच जश्न का समय है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए ने पहली बार 17 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। इनमें से नौ को सेना, 5 को वायु सेना और 3 को नौसेना में स्थायी नियुक्ति मिली है। आज़ादी के बाद हमारे सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे कोने थे जो आधी आबादी की पहुंच से काफ़ी दूर तक रहे, और यह बात लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के मानस को लगातार उद्वेलित करती रही। इनमें से एक कोना रक्षा का था। धर्म और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव साफ साफ दिखता रहा। धर्म जहाँ कई मंदिरों दरगाहों में उनके साथ भेदभाव करता रहा, तो रक्षा क्षेत्र के दरवाजे भी दशकों तक उनके लिए बंद रहे। आखिरकार उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है संविधान की कसौटी पर उनके साथ इंसाफ होना था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी सन 2020 में एनडीए को महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था। अपने फैसले में आला अदालत ने साफ साफ कहा कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न देना अस्वीकार्य है। पहले महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए होती थी और वर्षों की सेवा के बाद ही स्थायी कमीशन की योग्यता हासिल कर पाती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आला अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। बहरहाल ये 17 वीरांगनाएं अगस्त सन 2022 में एनडीए का हिस्सा बनी थीं और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले उन्होंने सेना के कठोर प्रशिक्षण की कसौटी पर खुद को खरा साबित किया। इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि देश के सर्वोच्च कमांडर के ओहदे पर द्रौपदी मुर्मू पदासीन हैं, जो स्वयं एक महिला हैं। निसंदेह देश की आधी आबादी के लिए 17 बेटियां मिसाल हैं और उम्मीद है कि यहाँ से लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा अधिक पुख्ता होगा। वह लिंग भेद से परे योग्यता, अनुशासन और उत्कृष्टता को महत्व देती हैं। हालांकि इन कुछ बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमारे
सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिए महिलाओं को अभी लंबा सफ़र तय करना होगा। आज भी पुरुष और महिलाएं साक्षरता के बीच लगभग 13% का फैसला है। भारतीय महिलाओं ने नागरिक जिम्मेदारी निभाने में पुरुषों की बराबरी कर ली है, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मगर विधायी संस्थाओं में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के लिए वे अब भी राह देख रही हैं, मगर उसे अमली जामा पहनाने की कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही है और सरकार विपक्ष के बीच यह विषय झूल रहा है। इसी तरह धार्मिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ भी उन्हें अदालत से संरक्षण मांगना पड़ रहा है। सबरीमाला मामला इस बड़ा उदाहरण है। सही मायने में औरतों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि समाज को भी उदार बनाने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि लोकतंत्र के खिलाफ अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर तो अधिकार हासिल कर लेते हैं, मगर समाज की रूढ़ियों से टकराने से कतराते हैं। ऐसे में ये सफलताएं प्रतीकात्मक न रह जाए, इसके लिए हमें महिलाओं को वास्तविक बराबरी देनी ही होगी। अगला लेख है अहिंसक साम्यवाद। आचार्य विनोबा की तेलंगाना यात्रा 8 जून को समाप्त हो गई और 9 जून को वह पवनार के लिए रवाना हो गए। महात्मा गांधी की प्रथम सत्याग्रही की यह महान यात्रा अहिंसा और प्रेम को क्रियात्मक शक्ति मानने वाले के लिए गौरव का विषय है। जो लोग इन सिद्धांतों का परिहास करते हैं वे भी इस यात्रा से आंखें खोल कर देख सकेंगे कि सशक्त आतताई के घर में भुजाएं फैलाकर आज जाने वाला यह गोपीनाथ नादरी सत्याग्रही का क्या चमत्कार करके लौटा है। उसकी वाणी पास की कानों में भी कठिनाइयों से सुनाई पड़ती हैं, किंतु उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बंगाल के अज्ञात स्थलों में छिपे हुए साम्यवादियों के हृदयों तक पहुँचाकर उन्हें हिला देने में समर्थ है। इसका सत्याग्रह व्यक्तित्व मात्र प्रतिपक्षी को कंपित कर देने के लिए पर्याप्त है। भीड़ वनों को पार करता हुआ जब यह 1.5 पसली का लंगोटिया संत तेलंगाना के साम्यवादी त्रस्त गांव में पहुंचता था, उस समय वहां के रक्त पिपासु साम्यवादी या तो भाग जाते थे या उसका सिक्का मानकर उसके पद अनुगामी बन जाते थे। बीसियों गांव में यही हुआ। आचार्य विनोबा की इस यात्रा को निर्भरता, आत्मनिर्भरता, सहकार एवं भूमि यज्ञ के प्रचार की यात्रा कहा जा सकता है। इसमें उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। कुछ जिलों के प्रायः सभी गांव में धनिक लोग भाग कर अधिक सुरक्षित शहरों में चले गए थे। उनके भय और स्वार्थ के कारण साम्यवादियों को गरीब ग्रामवासियों को भड़काने का और अवसर मिल गया था। विनोबा ने धनिकों को अपनी प्रार्थना सभाओं को बुलाया और उन्हें भय तथा स्वार्थ छोड़कर ग्रामवासियों के सेवक, संरक्षक, मार्गदर्शक और सहायक बनकर उन्हीं ग्रामों में रहने की प्रेरणा दी। अब बहुत से धनिक अपने ग्रामों को लौट गए और उन्होंने विनोबा की शिक्षा मानकर भूखे तथा नंगे ग्रामवासियों के लिए भूमि दान किया। इस प्रकार विनोबा को लगभग 10,000 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। विनोबा का आग्रह था कि भूमि यज्ञ प्रेम का यज्ञ है, अतः वही दान स्वीकार होगा जिससे दाता के प्रेम की झलक मिलेगी। भूमि दान करने वालों की संख्या लगभग 500 है। यदि इन सब ने प्रेम के साथ दान किया तो विनोबा को नैतिक दल पर एक स्मरणीय सफलता प्राप्त हुई है। अगला लेख है चंद्रकांत लहरिया, क्या फिर लौट रहा पोलियो वायरस का खतरा। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने में वैक्सीन ड्राइविड पोलियो वायरस टाइप 1 यानी BDPV1 मिलने की बात कही।
भारत 13 जनवरी 2011 से ही जंगली पोलियो वायरस से मुक्त है और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत को पोलियो मुक्त विश्व प्रमाणित कर दिया था। इसलिए यह खबर सुनने में बेचैन करने वाली लग सकती है, पर इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह जंगली पोलियो वायरस नहीं है। दरअसल जंगली पोलियो वायरस प्राकृतिक रूप से फैलने वाला वायरस है, जिसने कभी भारत में हर साल हजारों बच्चों की पोलियो का शिकार बनाया। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस का अलग अर्थ है। यह तब उभर सकता है जब ओरल पोलियो वैक्सीन में इस्तेमाल कमज़ोर जीवित वायरस कम टीकाकरण वाले समुदायों में लंबे समय तक फैलता रहे और बीमारी पैदा करने की क्षमता फिर से हासिल कर ले। जहां आबादी में पर्याप्त टीकाकरण होता है, वहां वैक्सीन वायरस को ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। इसलिए सीवेज में BDPV मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत जंगली पोलियो के आसन्न प्रकोप का सामना कर रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि संबंधित क्षेत्र में के कुछ बच्चे बिना टीकाकरण के या अधूरे टीकाकरण वाले हो सकते हैं। गाजियाबाद की घटना को हमारी निगरानी प्रणाली की सफलता के रूप में देखना जाना चाहिए। पोलियो वायरस मूल के माध्यम से निकलता है, इसलिए किसी बच्चे में लकवे का मामला सामने आने से पहले ही उसे अपशिष्ट जल में पकड़ा जा सकता है। भारत ने जून 2001 में मुंबई और मई 2010 में दिल्ली में पोलियो वायरस के लिए व्यवस्थित अपशिष्ट जल निगरानी शुरू की थी। इस तरह भारत एशिया में ऐसी निगरानी अपनाने वाले शुरुआती देशों में रहा और यह व्यवस्था पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती रही। भारतीय सीवेज में जंगली पोलियो वायरस आखिरी बार नवंबर 2010 में मुंबई और अगस्त 2000 दिल्ली में मिला था। इसके कुछ ही समय बाद जनवरी 2011 में हावड़ा में भारत का आखिरी जंगली पोलियो मामला दर्ज हुआ। तब से भारत ने अपना पोलियो मुक्त दर्जा बनाए रखा, पर निगरानी प्रणाली वक्त बेवक्त ऐसे संकेत पकड़ती रही जिन पर कार्रवाई जरूरी होती है। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस पहले भी सीवेज में मिलता है, जैसे अप्रैल 2022 में कोलकाता और उससे पहले हैदराबाद में ऐसी स्थिति में टीकाकरण और जांच अभियान तेज किए गए। पोलियो उन्मूलन के अंतिम चरण में ऐसी पहचानें सामान्य हैं। जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 अब बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। भारत के क्षेत्र में ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्रवासी संबंध हैं। देश के भीतर आंतरिक प्रवास श्रमिकों की आवाजाही, धार्मिक यात्राएं और घनी बस्तियां ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं। इस तरह के मामलों पर जवाब रणनीति स्पष्ट है। पहला कार्य प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण को तेज करना है, खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों पर ध्यान देते हुए जिनका टीकाकरण अधूरा या अनिश्चित है। स्वास्थ्यकर्मियों को रिकॉर्ड जांचने होंगे, जो छूटे हुए बच्चों की पहचान करनी होगी और ज़रूरत के अनुसार टीका लगाना होगा। बार बार सीवेज नमूने लेना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि वायरस समाप्त हो गया है या अब भी फैल रहा है। भारत को पोलियो मुक्त दर्जा कोई सौभाग्य से नहीं, बल्कि लगातार महंगे व प्रशासनिक रूप से कठिन जन स्वास्थ्य प्रयासों से मिला है। गाजियाबाद का सबक यह नहीं है कि पोलियो लौट आया या उन्मूलन कार्यक्रम किसी बड़े खतरे में है। सबक यह है कि उन्मूलन दीवार पर टंगा प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि रोज निभाए जाने वाला अनुशासन है। यह याद दिलाने वाले संदेश की भारत की पोलियो उपलब्धि तभी सुरक्षित रहेगी जब हर कमज़ोर बच्चा तक टीका पहुंचेगा। अमृत साधना का लेख है, महाभारत तो जारी रहेगा। आजकल लोग युद्ध को लेकर बड़े परेशान हैं, लेकिन मनुष्य जाति के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। सच तो यह है कि जब से आदमी के इस धरती पर रहा, तभी से विश्व में 2 तरह की स्थितियाँ रही हैं। युद्ध या युद्ध की तैयारी शांति कभी रही ही नहीं। जिसे हम शांति कहते हैं, वह सिर्फ अगले युद्ध की तैयारी होती है। जरा एक नज़र विश्व के इतिहास पर डालें तो पूरा खून से लथपथ दिखाई देगा।
इतिहास के नाम पर हम क्या क्या पढ़ाते हैं? यही कि किस राजा ने किस राजा से युद्ध किया और कितने लोग मारे। मानव सभ्यता का पूरा विकास इन युद्धों के बीच और युद्धों के संग संग हुआ है। ओशो ने बिल्कुल सटीक कहा है कि महाभारत ना तो कभी शुरू होता है और न कभी अंत। वह मनुष्य के अज्ञान के साथ चलता ही रहता है। वस्तुतः अज्ञान ही महाभारत है। कभी शीत युद्ध, कभी गर्म, कभी प्रकट, कभी छिद्रा, लेकिन मूर्छा में आप लड़ते ही रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से बेहोश आदमी के लिए लड़ना ही जीवन मालूम होता है। युद्ध के लिए कोई आकाश से बम वर्षा आवश्यक नहीं है, वह तो आखिरी परिणति है। इसकी तैयारी तो घर घर चलती है, हृदय हृदय में चलती है। युद्ध मैदानों में नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। घर में लड़ने वाले लोग अब जब नेता बन जाते हैं तो वे बड़े पैमाने पर लड़ते हैं। उनके पास ज़्यादा ताकत होती है। जरा गहराई से सोचें, लड़ाई कितने तालों पर होती है। हम सब भीतर से बटे हुए हैं और खुद से लड़ रहे हैं। किसी दूसरे से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हम अपने और अपनों से लड़ रहे हैं। जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं है कि जब किसी न किसी अर्थ में संघर्ष न चल रहा हो। जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसे शांति होगी। फिर यही संघर्ष हम जिनसे जुड़े हैं उनमें भी फैल जाता है। बेहद शुद्ध बातों पर कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। जैसे बातें तो बहाना है, लड़ना तुम चाहते हो इसलिए कोई भी बहाना काम दे देता है। प्रायः लड़ने के क्षण में दिखाई भी नहीं पड़ता कि किस क्षुद्रता के लिए अपने आग्रह खड़ा कर लिया। जब तक अज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अहंकार सघन है, तब तक आप देख भी नहीं पाएंगे कि आपका पूरा जीवन एक कलह है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हैं। अतः असली सवाल युद्ध नहीं, असली सवाल मनुष्य की युद्ध से भरी चित्त दशा का है। तमाम युद्धों को बंद करने की एक ही उपाय है। एक आदमी अपनी चित्त दशा को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करे, अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाए, तभी बाहरी युद्ध बंद हो सकते हैं। आज के सारे लेख पूरे हुए।